23 मार्च को धामी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। चुनावी साल में बीजेपी इन 4 सालों को जश्न के साथ जनसंपर्क अभियान में बदल रही है। बड़े नेताओं की जनसभाओं के जरिए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की स्ट्रेटेजी है। गढ़वाल में, हरिद्वार में अमित शाह की रैली के बाद 21 मार्च को कुमाऊं के हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी जनसभा है। इस रैली को 2027 के चुनाव के पहले दावेदारों के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इस रैली में करीब 50,000 लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के नेताओं को टारगेट मिला है। ये जनसभा कुमाऊं मंडल में चुनावी आगाज तो होगी ही, भीड़ के जरिए नेताओं की जमीनी पकड़ का आकलन भी किया जाएगा। के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड की देवभूमि में आगमन हो रहा है। हल्द्वानी में प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये भव्यतम जो रैली होगी, ये रैली 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी सिद्ध होगी। उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचारियों में भय का माहौल स्पष्ट दिखाई देने लगा है। सोमवार को ऊर्जा निगम के एक जूनियर इंजीनियर को 80,000 की घूस रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया, जो बिजली कनेक्शन के लिए घूस मांग रहा था। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचारियों को सख्त संदेश भी दिया है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में ऊर्जा निगम के एक जूनियर इंजीनियर को मंगलवार को 80,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाना कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि उस बड़े प्रशासनिक परिवर्तन का संकेत है जो राज्य में आकार ले रहा है। बीते 4 महीनों तक एक आम नागरिक को बिजली कनेक्शन के लिए चक्कर कटवाना और फिर घूस की मांग करना, ये पुरानी व्यवस्था हुआ करती थी, जिसने सालों तक जनता को परेशान किया। लेकिन इस बार कहानी यही नहीं रुकी। शिकायत हुई, जाल बिछा और आरोपी गिरफ्तार हुआ। राज्य के गठन के बाद पहली बार 2 आईएएस, 1 पीसीएस और 12 से अधिक बड़े अधिकारियों को निलंबित करना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। नकल माफिया, भर्ती घोटाले और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कोई भी सरकार की कठोर कार्रवाई से अछूता नहीं रहा। आज से पहले ये धारणा बन गई थी कि भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही होती है, तो छोटे छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरा दी जाती है या छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है और बड़ों को छोड़ दिया जाता है। भाइयों बहनों, हमने इस धारणा को भी बदलने का काम किया है। अब भ्रष्टाचार के संलिप्त पाए जाने पर, अपने कर्तव्यों में ठीक प्रकार से पूरा नहीं करने पर, छोटे कर्मचारी हों, बड़े कर्मचारी हों या उससे बड़े कर्मचारी हों, यानी कि छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां या भ्रष्टाचारी रूपी मगरमच्छ भी होंगे तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमने आईएएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों से बीते वर्षों में 3 वर्षों में 200 से भी अधिक भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। 1064 टोल फ्री नंबर जैसी पहल ने शासन और जनता के बीच की दूरी को कम किया है। अब शिकायत करना जोखिम नहीं बल्कि अधिकार बन चुका है और उस पर कार्रवाई होना एक सुनिश्चित प्रक्रिया। देहरादून की यह ताजा गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अब कागजों से निकलकर जमीन पर उतर चुकी है। ये बदलाव केवल दोषियों को पकड़ने तक सीमित नहीं, बल्कि उस मानसिकता को बदलने का प्रयास है जिसमें रिश्वत को एक आवश्यक प्रक्रिया मान लिया गया था। उत्तराखंड में लंबे समय तक भ्रष्टाचार एक सिस्टम बन चुका था, जहां फाइलें बिना लेन देन के आगे नहीं बढ़ती थी और शिकायतें अक्सर दबा दी जाती थी। धामी सरकार ने इसी जड़ पर प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
नैनीताल से बड़ी खबर है, जहां हाई कोर्ट में कमजोर पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों को हटाया गया है। यहां पर के.एस. बोरा, अनिल डवराल, देवेंद्र बोरा, नवीन तिवाड़ी समेत 11 वकीलों की सेवा समाप्त कर दी गई। वहीं 15 वकीलों को सरकार ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसी में गणेश कांडपाल और साथ ही उनको उप महाधिवक्ता सिविल बनाया गया है। राजीव बिष्ट को उप महाधिवक्ता क्रिमिनल बनाया गया है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता पर भी नई तैनाती की चर्चा है। पूरन बिष्ट अब सरकार के CSC हो सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अचानक ऋषिकेश पहुंचे, जहां शीशम झाड़ी में श्री श्री रविशंकर के आश्रम में उनने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आश्रम में आए योग साधकों का अभिवादन किया और श्री श्री रविशंकर से मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम इन दिनों राज्य के दौरे पर हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी स्ट्रेटेजी को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुष्यंत गौतम आज ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर पहुंचे, जहां विधायक शिव अरोड़ा, जिला अध्यक्ष कमल जिंदल और मेयर विकास शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका वेलकम किया। मोदी जी के सफल नेतृत्व और आशीर्वाद से और आपके यहाँ धामी जी की कार्यशैली, जिस प्रकार से वो जनता के बीच में रहकर, चाहे वो आपदा हो, चाहे उनको सुख पहुँचाने की बात हो, पानी हो, बिजली हो, प्लान, अनेकों समस्याओं को समाधान निकालते हुए एक उत्तराखंड, ये दशक उत्तराखंड का होगा, उस पर काम करने का काम कर रहे हैं। जनता हमसे आश्वस्त है। इसी कारण से पूरे 5 वर्ष को आपने देखा होगा, हम नगर निगम के चुनाव जीते, हम लोकल बॉडी के भी चुनाव जीते हैं, बाई इलेक्शन भी जीते हैं, हम विधायक भी जीते हैं, हम लोकसभा भी जीते हैं। जनता पे हमें विश्वास है कि हम 24 आवर्स काम करने वाले लोग हैं और जनता की हर परेशानी और तकलीफ में उनके साथ खड़े रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चारधाम यात्रा के नए नियमों पर हमला बोला है। गोदियाल ने चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश और एफिडेविट की अनिवार्यता को लेकर बीजेपी से कहा कि सिर्फ समाज में विद्वेष फैलाकर वोटों की खेती करने की कोशिश हो रही है। साथ ही कहा कि चारधाम यात्रा का नया नियम सनातन परंपरा के दरवाजे बंद करने जैसा है। लगता है मुझे कि संकीर्णता की नजर से ये लोग देख रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री बद्रीनाथ जी के दरबार में शीश नवाना चाहता है, उसको इस बात के प्रमाण की आवश्यकता क्या है कि वो सनातन में विश्वास रखता है। वो शीश वही व्यक्ति वहां शीश नवाने जाएगा जो श्री बद्रीनाथ जी में और सनातन में विश्वास रखता है। अब ये संकीर्णता है, इससे वोटों की खेती कर रहे हैं, इससे राजनीतिक रूप से इसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तराखंड में धामी सरकार के पास और उनके नीचे जितने भी लोग हैं राजनीतिक लोग, उनके पास सिवाय धार्मिक विद्वेष फैलाने के और कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है, जहां मौसम विज्ञान केंद्र ने 19 और 20 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 4 जिलों उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और चमोली में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई। वहीं ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। रुद्रप्रयाग के चोपता तुंगनाथ धाम ट्रैक का एक वीडियो सामने आया। इसमें ट्रैकिंग के दौरान तुंगनाथ धाम से कुछ दूर पहले अचानक तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी। इससे पर्यटक घबरा गए और हालांकि एक पर्यटक की समझदारी से सभी लोग जमीन पर बैठ जाते हैं। वहीं कुछ ही देर में मौसम सामान्य होता है और सभी सैलानी सुरक्षित आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के सिडकुल में प्रशासन ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। सिडकुल अथॉरिटी की ओर से सिडकुल की जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों को निर्माण हटाने के नोटिस दिए गए। बावजूद इसके कब्जाधारियों के कान पर जू नहीं रहेंगी, जिसके बाद एसडीएम और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को ध्वस्त किया है।
देखिए ये सिटी लैंड पर कुछ जो हमारा ग्रीन साइड है उसको लैंड कुछ लोगों ने किया हुआ था, उसमें स्ट्रक्चर बनाए गए थे। इस संबंध में प्रेसिडेंट द्वारा इन्होंने नोटिस जारी किए गए और समय दिया गया कि वो अपना एनक्रोचमेंट छुटा डालें। लेकिन दिए गए समय के अंतर्गत इन लोगों के द्वारा जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आज प्रशासन और सिटी के द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। राफ्टिंग के दौरान आपने कई तरह के वीडियोस देखे होंगे जिसमें राफ्टिंग दल डूबते हुए लोगों को बचाता है। ऐसा एक वीडियो आज सामने आया जिसमें ऋषिकेश में राफ्टिंग जोन में गंगा में बहते हुए घायल बंदर को राफ्टिंग दल ने देखा और तुरंत ही उससे घायल बंदर को रेस्क्यू कर सकुशल रस्सी के सहारे निकाल लिया, जिसके बाद बंदर को किनारे पर छोड़ दिया गया। हरिद्वार में बीएचईएल से सटी कॉलोनी सुभाष नगर में गुलदार नजर आया जिसमें लोगों में दहशत बन गई। यहां सुभाष नगर की B11 गली में गुलदार जंगल से निकलकर घरों के बाहर चहलकदमी करता नजर आया। थोड़ी देर तक गुलदार जाने का रास्ता ढूंढता रहा, लेकिन जब गली के कुत्ते लगातार भौंकते रहे तो गुलदार जंगल की ओर भाग निकला। रिहायशी इलाके में घरों के बाहर गुलदार को देखकर स्थानीय लोगों में दहशत बन गई। देहरादून के डोईवाला में लच्छीवाला टोल प्लाजा में मंगलवार को जमकर बवाल हुआ। दो गाड़ियों में आए कुछ लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की, जबकि महिला स्टाफ के साथ अभद्रता की गई। टोल प्रबंधक की तहरीर के मुताबिक हमलावरों ने कर्मचारियों का मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया और टोल की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है। हरिद्वार के ज्वालापुर में एक बार फिर भीषण आग लगी है कार में, जिसमें कार में जलकर कार पूरी तरह से राख हो गई। सीतापुर अंडरपास के पास एक वर्कशॉप के बाहर खड़ी कार में आग लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सूचना पाकर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि कार तब तक गोला आग का बन चुकी थी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में वित्तीय गड़बड़ी के सामने आए 1 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक उन लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हुई जिन्हें 5 लाख से ज्यादा की गाड़ी कमाई बैंक में मिली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वापस दो, चोरों को गिरफ्तार करो, हमारा पैसा वापस दो। 80 साल के ओम प्रकाश ठीक से चल भी नहीं पाते, लेकिन रोजाना सुबह 10 बजे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच के आगे आकर कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं। घुटने जवाब देने लगे हैं तो कभी कभी ज्यादा दिक्कत के चलते वो थोड़ी देर के लिए ही सही पर बैंक आते जरूर है। वो बताते हैं कि पिछले 1 महीने से यही रूटीन है। यही हाल 75 साल की मंजू झाम का भी है। उनकी बेटी लंदन में पढ़ाई कर रही है। पैसा बैंक में होने के चलते फीस भरने में दिक्कत आ रही है। RBI ने वित्तीय गड़बड़ियों के सामने आते हुए 6 महीने के लिए खाते फ्रीज किए थे, लेकिन अभी 9000 खाता धारकों के 124 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बैंक में फंसी है, जो उन्हें कैसे मिलेगी इसका जवाब किसी के पास नहीं। लोग इतने परेशान हैं कि बैंक के आगे पिछले 1 महीने से बैठे हैं। रोजाना आते हैं, कभी ज्यादा बीमार हो कुछ हो तो नहीं आते या डॉक्टर के पास जाना है, वो बात और है। कई सालों से यहाँ पर पैसे जमा करा रहे थे, FD अच्छे अमाउंट की थी, 1-2% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता था, बस यही इंटरेस्ट है। मेरा पैसा 40 साल से यहाँ पर है। मेरे पति का पैसा था, उनकी डेथ हो गई है और काफ़ी परेशानी में है और मुझे अपनी बेटी की फ़ीस के लिए, जो कि लंदन बिजनेस स्कूल से MBA कर रही हैं, उनका इंस्टॉलमेंट्स देने हैं। 12 साल में 36 बार रिजर्व बैंक के अधिकारी इसका ऑडिट कर चुके हैं और इसकी सब तहकीकात कर चुके हैं और वो आज तक नहीं पकड़ पाए। आज 12 साल बाद उन्होंने 38 करोड़ का घोटाला बता के इस बैंक को बंद कर दिया। वही बैंक के सचिव भी रोजाना बैंक आते हैं, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं होता। नए खाते खुल नहीं सकते। उनका कहना है कि ऑडिट हर साल हुआ है, लेकिन गलती किसकी है इसकी जांच चल रही है। साथ ही अब लोगों का विश्वास जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। एक कर्मचारी पर एक्शन हुआ, अब यही मंथन चल रहा है कि कैसे बैंक को चलाया जाए। बैंक को चलाने में सबसे ज्यादा जो मतलब दिक्कत आएगी हमें, वो आम जनता का विश्वास, जो लगभग टूट चुका है। मतलब उसके लिए कह रहे हैं कि पेमेंट खोलो,
हमारी समस्या का समाधान करो, जिसके लिए हम मजबूर हैं। ना हमने प्रतिबंध लगाए, ना हम इसे खोल सकते। रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध लगाए तो रिजर्व बैंक जब तक नहीं चाहेगा तब तक नहीं खुलेगा। तकरीबन 500 से ज्यादा ऐसे खाता धारक हैं जिसमें से हर एक का 5 लाख से ज्यादा पैसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में फंसा है। इन तमाम लोगों ने आरबीआई से लेकर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को लेटर भेजकर अपनी समस्या का समाधान निकालने का अनुरोध किया है। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे लोग भी हैं परेशान जो ज्यादा भागदौड़ तो नहीं कर सकते, लेकिन इस आस में है कि उनका पैसा उन्हें मिल जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के चिन्याली सोड़ में गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग गैस सिलेंडर पाने के लिए घंटों लंबी लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। अफवाहों के कारण बड़ी मांग और सप्लाई चेन में आई बाधा ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। चिन्याली सोड़ में भीड़ के कारण अफरा तफरी देख पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजलवाण ने जनता के सामने डीएम से बात कर हालात को समझाया। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर्स को पर्याप्त स्टॉक है। उन्होंने जनता से अपील की है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ डीएम साहब नमस्कार। मेरा एक निवेदन था, वैसे यहाँ सिलेंडर तो मिल रहे हैं अपने चिन्याली सोड़ में ना। मैं अभी लाइन पे ही हूँ, बल्कि है ना पब्लिकली तो यहाँ तो मिल रहा है। तो मैं चाह रहा था कि अगर गाड़ियाँ गांव की तरफ चले जाए ना तो फिर यहाँ भीड़ कम हो जाएगी। करा देंगे। गांव में असल में क्या होता है ना, लोग गोदाम में आ जा रहे लेने के लिए। हाँ। कई कमर्शियल वाले भी आ जा रहे हैं वो अपने डोमेस्टिक सिलेंडर लेने। हाँ। तो उसे दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ भीड़ लग जा रही है। लाइनों पे जो लगे हुए हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अगर गैस की बुकिंग करा रखी है तो आपको डिलीवरी आपके घर पर होगी। आप अनावश्यक रूप से पैनिक क्रिएट ना करें, गैस एजेंसियों पर भीड़ ना लगाएं। डीएम साहब ने भी ऑर्डर कर दिया है कि सबको होम डिलीवरी होगी। आप अगर पैनिक ना करें तो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। एलपीजी संकट के चलते जहां लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ओर रुख किया तो मार्केट में अब उसकी भी कमी दिखाई पड़ने लगी है। नैनीताल में इंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स चूल्हा बाजारों में गायब हो गए तो कई दुकानों पर इन सामानों में दामों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद जनता पर इसकी मार पड़ने लगी है। नैनीताल के बाजारों में खाना बनाने वाले इन उपकरणों की मांग के बाद पूर्ति नहीं हो पा रही, जिससे ग्राहकों से लेकर दुकानदार तक परेशान हो रहे हैं। इस सामान की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है क्योंकि इन सब चीज़ों के प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं थे। पहले मार्केट में इनकी डिमांड काफ़ी नहीं थी, इंडक्शन और इंफ्रारेड हीटरों की। अब लेकिन क्योंकि गैस क्राइसिस की वजह से सभी लोग इस ओर को आ रहे हैं, तो इस वजह से क्राइसिस है और कंपनियों ने कुछ दाम भी बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। गैस के जो ऑप्शन में हम खरीदेंगे, पहले तो हमें एक खर्चा करना पड़ा और फिर उसके आगे जो बर्तन भी तो वही वाले लगेंगे कि उसमें हर एक बर्तन तो यूज हो नहीं सकता है, इसलिए अब जरूरी है एक खर्चा और बढ़ा। देहरादून संभाग में तकरीबन 150 से ज्यादा गाड़ियां एलपीजी से चल रही हैं। रसोई गैस का संकट जिस तरह से गहराया है उसको देखते हुए परिवहन विभाग ने एलपीजी से गाड़ी चलाना बैन कर दिया है। इसके साथ ही यदि कोई शख्स अपनी गाड़ी में एलपीजी का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए। इसके चलते अब लोगों को अपनी गाड़ी पेट्रोल या डीजल से ही चलानी पड़ेगी। हमने इनसे जितने भी ऑटो वाले हैं उनसे निर्देशित भी किया है, अपील भी करी है कि आप अभी वैकल्पिक ईंधन जो है आपका एलपीजी को छोड़ के आप अपना जो दूसरा पेट्रोल का है उस पर चलाएं व्हीकल को। साथ ही अपनी सभी एनफोर्समेंट टीम्स हैं उनको निर्देशित किया है कि कोई भी अगर अवैध किट लगाकर जो एलपीजी को यूज़ कर रहा है या कमर्शियल सिलेंडर्स को यूज़ करना चाहिए और उसकी जगह घरेलू सिलेंडर को यूज़ कर रहा है तो उस पर सख्त से सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में कमर्शियल और एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर नई व्यवस्था के तहत जिलेवार आवंटन शुरू किया गया है। तेल कंपनी अब शासन के निर्देश के अनुसार गैस एजेंसियों को सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। नई व्यवस्था के तहत हर गैस एजेंसी को उसके पास उपलब्ध व्यावसायिक गैस कनेक्शनों की संख्या के अनुरूप सिलेंडर्स का आवंटन किया जाएगा, जिससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। वो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनको कमर्शियल सिलेंडर दिया जाना है, तो उसके लिए होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट ढाबे हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, पेइंग गेस्ट
तो इस तरह के जितने भी सेक्टर्स थे उन सभी के लिए SOP जारी कर दी गई है, जिसमें 20% कम से कम सिलेंडर जारी करने के निर्देश हुए हैं। रसोई गैस सिलेंडर्स की किल्लत अब आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। सप्लाई प्रभावित होते ही लोग खाना बनाने के लिए बिजली पर निर्भर हो रहे हैं, जिसका असर अब बिजली खपत और बाजार दोनों पर दिख रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गैस सिलेंडर की कमी के चलते घरों में अब गैस के चूल्हे की जगह इंडक्शन और इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ गया है। अचानक बढ़ी मांग के कारण बिजली की खपत में भी तेजी से उछाल आया है। हालात ये हैं कि बिजली विभाग के लिए बढ़ते लोड को संभालना चुनौती बनता जा रहा है। जहां आम दिनों में प्रदेश में बिजली की खपत 45 मिलियन यूनिट तक थी, वो बढ़कर अब 50 मिलियन पार होने लगी है, जिसके लिए विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द गैस की किल्लत का मामला ना सुलझा तो आने वाले दिनों में बिजली में भी दिक्कतें आ सकती हैं। कि निश्चित रूप से गैस क्राइसिस हो रही है अभी, और इलेक्ट्रिकल का कंजम्पशन बढ़ेगा निश्चित रूप से। अगर अलग अलग इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल के यूज़ करेंगे तो हमारे पास तैयारियां अभी तक पूरी हैं, लेकिन अचानक अगर ये बढ़ता है लोड तो उसके लिए हमें फिर से इस पर विचार करना पड़ेगा, कैसे हम पावर कहाँ से परचेज करें। वहीं गैस सिलेंडर के संकट का असर बाजार में भी दिखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक सामान बेचने वाले दुकानदार बताते हैं कि जहां पहले हफ्ते में 1-2 इंडक्शन बिकते थे, अब रोजाना 20 से 25 इंडक्शन की बिक्री हो रही है। बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स में भी शॉर्टेज शुरू हो गई है, जबकि लोकल कंपनियों के सामान की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। गैस की स्थिति खराब होने से सबसे पहले तो इंडक्शन की और जो हीटिंग के जितने भी आते हैं जिसमें खाना वाना पकाने की चीजें, इसकी सेल में काफी बढ़ावा है, काफी बढ़ी है सेल। लगभग कितनी परसेंटेज बढ़ी होगी आम दिनों के हिसाब से? आम दिनों के हिसाब से कम 10 गुना, 10 से 15 गुना बढ़ी है। गैस संकट ने न सिर्फ रसोई का तरीका बदला है, बल्कि बिजली व्यवस्था और बाजार दोनों पर दबाव बढ़ा दिया है। अगर जल्द सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ये समस्या और गंभीर हो सकती है, जिसका असर सीधे आम जनता की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून।